गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सैटरडे के दिन आपसे मिलने नहीं आ पाया क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था। मॉर्निंग की फ्लाइट थी, लेट होते होते वो इवनिंग में आई। बॉम्बे, गोवा से बॉम्बे की फ्लाइट। टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है यहाँ पे, अपने यहाँ पे एयरलाइंसेज में। 1 घंटा डिले किया, फिर 2 घंटा डिले किया, कुल मिला के 6 या 7 घंटा हम लोग एयरपोर्ट पर परेशान रहे। और ऐसा जनरली जो है छोटे एयरपोर्ट से कहीं कहीं आप मूव करते हैं ना मुंबई के लिए, तो ऐसा अक्सर देखा मैंने कि फ्लाइट डिले हो जाती है। खैर, अब ये टेक्निकल कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जैसे अभी नेपाल में हाल ही में एक दुर्घटना घटी थी कि एक प्लेन जो है वो क्रैश हो गया था। काफ़ी पुराना प्लेन था। तो मैंने गौर किया कि जो हमारे यहाँ पे भी जो कई एयरलाइंस ऐसी हैं जो बहुत पुराने टाइप के प्लेन को उड़ा रही हैं और उनमें अक्सर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आती है। जब मैंने पूछा कि फ्लाइट क्यों डिले हुई, गो फर्स्ट का फ्लाइट था, तो उन्होंने कहा टेक्निकल कारण थे कुछ इसमें, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी प्लेन में, तो ठीक कर रहे थे उसको। तो प्रॉब्लम यह है कि फ्लाइट पूरी फुल थी, तकरीबन 200 लोग होंगे फ्लाइट के अंदर, 180 लोग होंगे उसके अंदर। तो पॉइंट ये है कि ये रिस्क लेना क्या कितना ठीक है। मतलब एयरलाइंस जो है वो अपना बजट कम रखने के लिए, टिकट का दाम कम रखने के लिए और सर्विसेज को बनाए रखने के लिए वो जर्जर हालत के प्लेन को भी वो रिपेयरिंग कर करके उड़ा रही होती है। अब बीच हवा में दी कुछ गड़बड़ हो गया मामला, तो फिर तो गड़बड़ बात चीज है ना, ठीक है। यही नेपाल में हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, पुरानी बात, कुछ दिन पुरानी, कि नेपाल में एक प्लेन क्रैश कर गया था। तो मैंने देखा कि गो फर्स्ट के प्लेन तो बहुत ही खराब हालत में है। मतलब जब वो जो है वो टेक ऑफ करता है तो अजीब सा इंजन आवाज करता है, ठीक है। और पूरे सफर के दौरान एक अजीब तरह का वाइब्रेशन प्लेन में आ रहा होता है। मैंने इस इशू को रेज भी किया उन लोगों को कि भाई इतने सारे लोग जो ट्रेवल करते हैं उनकी जान आप रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। भाई आपकी कंपनी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम लोगों की सुरक्षा का मामला है ना। तो पुराने प्लेनों को गवर्नमेंट को डिस्कार्ड करने की कोई पॉलिसी बनाना चाहिए कि भाई बहुत पुराने हो गए तो आप सेकंड हैंड तो लेके मत आओ। यहाँ पे कई एयरलाइंस जो है जो अमेरिका में और इतिहाद या अमीरात वाले एयरलाइंस जो प्लेन को डिस्कार्ड करते हुए हमने 10 साल चला लिया, अब हम नहीं चलाएंगे इस प्लेन को, है ना, तो वो खरीद के लाते हैं और अपने यहाँ पे एयरलाइन शुरू कर लेते हैं। खैर, पॉलिसीज है अपनी अपनी। फिर अब आप बोलोगे सर आपका गोवा में मैरिज का अनुभव कैसा रहा आपका, तो मैं बोलूंगा कि मैरिज बहुत हेक्टिक होती भाई, ठीक है। मतलब मैं तो हमेशा जो है वो थोड़ी छोटी और शॉर्ट वाली मैरिज में मैं यकीन रखता हूँ, लेकिन बहुत हेक्टिक होता है कि ये रस्म वो रस्म, ठीक है। सरप्राइजिंगली आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि हम लोग होटल में इंटर किए जिस दिन, उसके बाद से हम सिर्फ एयरपोर्ट के लिए बाहर निकले, मतलब होटल के बाहर ही नहीं निकल पाए। इतने सारे रिचुअल्स थे और इतने थक जाया करते सारे लोग। तो मैं तो दूल्हा दुल्हन की हालत सोच रहा था कि उनकी क्या हालत होती होगी। तगड़ी वाली रैगिंग होती है अपने इंडिया में, शादी में तगड़ी वाली रैगिंग होती है कि भाई आदमी दोबारा कभी सोच भी ना पाए, कल्पना भी ना कर पाए। एक बार में वो इतना पस्त हो जाए आदमी कि उसको लगे कि नहीं भैया अब तो बस ये एक हो गया, यही मतलब पर्याप्त है। वो जो क्या होते हैं, जो फॉरेन में जो लोग होते हैं छोटी छोटी मैरिज, छोटे छोटे रिचुअल को 2-4 घंटे वाले कर लेते ना, तो वो उसको बर्दाश्त कर लेते थे, 1-2 बार भी कर लेते हैं उन चीज़ों को। वो इंडिया में जो है वो बहुत तगड़ी प्रोसीजर है ना। हल्दी से लेके मेहंदी से लेके ये रस्म वो रस्म, फिर वो रात को 3 बजे तक वो जो फेरे चलते हैं वो सब, मतलब रात के 2 बजे 3 बजे तक, मतलब एक डिफरेंट ही लेवल पर है अपने यहाँ पे कार्यक्रम, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने क्या पहली शादी अटेंड की? हाँ, मैंने इतने क्लोजली, चूंकि डेस्टिनेशन मैरिज थी तो हम लोग सब वहाँ पहुंचे थे, तो सारे फंक्शन में सेम होटल में रुके थे, तो सारे फंक्शन हमने अटेंड किए। तो तगड़ा वाला का जो है वो मतलब समझ लो कि लड़का लड़की के लिए मैं सोचता हूँ ना, मुझे लगता है कि चलो ठीक है, हम लोग से लोग कि अपना मन नहीं कि थोड़ा चक्कर काट के आ गए, लेकिन जो बैठे हुए हैं वहाँ पे ना बनकर तैयार होकर, वो तो उनका तो तगड़ा वाला रैगिंग हो गया। उठ भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, ये रिचुअल वो रिचुअल। खैर इसके, लेकिन आपको तो इन रिचुअल्स के सबके मायने हैं। मतलब बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है कि आप एक फैमिली लाइफ में एंटर कर रहे हैं, आप ठीक है, आप एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन शुरू कर रहे हैं, तो उसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, ठीक। तो अभी हम खैर शादी के उसमें नहीं जाएंगे हम। और आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा सर आपके जो है नए कोर्सेज की डेट क्या है, क्रैश कोर्स आपने अप्रैल में क्यों रखा? देखो बेटा, सिंपल सी बात है, बायोमेंटर्स का जो क्रैश कोर्स होता है वो बेसिकली मेनली जो है वो अपने बच्चों के लिए होता है, ठीक है। बायोमेंटर्स का क्रैश कोर्स बेसिकली अपने कमांडोज के लिए होता है जो साल भर से पढ़ रहे हैं, उनके रैपिड रिवीजन के लिए होता है। उसमें कोई लालच ये नहीं होता है कि बाहर से बहुत सारा बच्चा आ जाएगा, उसको हम 1 महीने में पढ़ा के जो है वो इसको हीरो बना देंगे। तो हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं। बायोमेंटर्स का क्रैश कोर्स जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। और अप्रैल में क्यों, इस बार 15 मार्च के में से शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बार जो है वो एग्जाम जल्दी प्रीपोन्ड हो गया। एग्जाम जो है मई में हुआ, एग्जाम डेट आई एग्जाम की।
हम लोग अपना कोर्स शुरू किए थे अगस्त में, शुरू किए थे फोकस बैच, और 1 जून को शुरू करते हैं हमेशा टारगेट बैच, ठीक है। तो जून वाले बैच का कोई दिक्कत नहीं, 28 फरवरी को उसका कोर्स पूरा हो जाता है। अब जो टारगेट बैच है उसका कोर्स चलेगा पूरे मार्च भर चलेगा। वो अप्रैल के फर्स्ट ऑफ अप्रैल के आसपास या मार्च के लास्ट में वो कोर्स पूरा होगा, ठीक है। बायोलॉजी के कुछ लेक्चर, 2-4 अप्रैल तक भी जा सकते हैं उसके। तो पॉइंट ये है कि हम अपने एक बैच को पूरा किए बगैर दूसरे बैच को पैसे के लिए शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। कि भाई हम 50 ठोक बैच लॉन्च कर दें, हमारे सब टीचर को लगा दें और हमारा ध्यान भटक जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हम हर बैच पर 100% फोकस और ध्यान देते हैं बेटा, ठीक है। हमारे लिए रिजल्ट का बहुत मायना है। तो फोकस बैच पूरा होगा, उसके बाद क्रैश कोर्स शुरू होगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फिर मार्च में टारगेट बैच के बच्चे क्या करेंगे? तो मार्च में टारगेट बैच के जो बच्चे हैं उनको हम लोग 1 शॉट लेक्चर से रिवीजन करवाएंगे हम, ठीक है। उसका पूरा कैलेंडर आपका 1-2 दिन में उसका कैलेंडर भी अपडेट हो जाएगा। तो मार्च में आपको 1 शॉट लेक्चर मिलेंगे। जो चैप्टर आपके वीक है उनका 1 शॉट लेक्चर देखिए, उनका डीपीएस सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो एक रिवीजन जो है वो टारगेट बैच के बच्चों का मार्च में चल रहा होगा। मार्च में ऑलरेडी एक रिवीजन हो चुका होगा मेन चैप्टर का। सारे चैप्टर कवर करना मुश्किल है 1 महीने के अंदर, तो उसमें मेन चैप्टर जो है 1 शॉट लेक्चर, जो 3-3, 4-4 घंटे के भी लेक्चर होते हैं, कई उसमें चैप्टर बड़े होते हैं उसमें, तो वो 1 शॉट लेक्चर आप उन्हीं चैप्टर का देखिए जिनमें थोड़ी सी वीक अपने आप पॉइंट में आप वीक कर रहे हैं, जिसका रिवीजन करना आपको लग रहा है कि ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। अदरवाइज उनके डीपीएस सॉल्व कर लीजिए। तो एक रिवीजन जो है टारगेट बैच के बच्चों का होगा मार्च के अंदर, ठीक है, जो रिवाइंड के नाम से होता है जनरली। और उसके बाद वो बच्चे फिर से रिवीजन करेंगे, कहाँ? क्रैश कोर्स में करेंगे। तो बायोमेंटर्स का पर्पज है कि रिवीजन एंड रिवीजन के फोकस बैच के बच्चों को एक रिवीजन का मौका मिलेगा, कब? क्रैश कोर्स के समय, ठीक है। और इस बार का जो क्रैश कोर्स है वो बेसिकली क्विक नोट्स पे बेस्ड होगा। मतलब क्रैश कोर्स में इस बार क्लासेस का ड्यूरेशन छोटा रखेंगे हम, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने पर फोकस रहेगा। तो ये उम्मीद बिल्कुल मत लगाइए कि क्रैश कोर्स में ही पढ़ेंगे और उससे नीट निकल जाएगा, नहीं। आप साल भर पढ़े होना चाहिए। क्रैश कोर्स में आपको रिवाइज करवाएंगे, ब्रश करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को साफ करेंगे, उनको हम ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जो बच्चे 100% क्रैश कोर्स पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, भैया फिर मत आना हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हम लोग 100% क्रैश कोर्स पे आप डिपेंड हो जाओगे तो आपके नंबर जो है कितने आ जाएंगे क्रैश कोर्स से। क्रैश कोर्स से मैं कहता हूं आप 500 नंबर तक आप पहुंच सकते हो क्रैश कोर्स से। मैं कोई भी झूठ फिगर नहीं बोलूंगा यहाँ पे। लेकिन यदि आपने साल भर कुछ ना कुछ पढ़ा और फिर क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आप 650 नंबर तक भी पहुंच सकते हैं आप, क्योंकि हम वही कोर कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आते हैं उनको ही हम क्रैश कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायोलॉजी में, तो पूरा प्रोसीजर एक जैसा रहेगा। तो क्रैश कोर्स जो है बेसिकली जो है वो एक रैपिड रिवीजन कोर्स होता है। तो क्रैश कोर्स से रेगुलर बैच को कंपेयर करना ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। कोई भी टीचर ऐसा कहता है आपसे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भैया मेरा क्रैश कोर्स करोगे तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे, तो वो आपको झूठ बनाता है, वो सिर्फ आपसे पैसे लेना चाहता है। बायोमेंटर्स ऐसा नहीं है। बायोमेंटर्स जो कहते हैं वो सच कहते हैं, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो हमारी लिमिटेशन, उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि क्रैश कोर्स जो है वो रैपिड रिवीजन कोर्स से बेटा, ठीक है। और 1 अप्रैल से शुरू होकर वो 28 अप्रैल के आसपास जो है वो खत्म हो जाएगा। और आपको एग्जाम के और इतना अच्छे से उसके नोट्स मिलेंगे आपको, 2-2, 3-3 पेज से ऊपर के नोट्स नहीं, ताकि आप बार बार उनको रिवाइज कर सके आप। तो हमारा पर्पज ये कि लास्ट में फ्रेश रिकॉल करके जाएंगे एग्जाम में तो अच्छा कर आ पाएंगे इसमें, ठीक है। हालांकि अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं आया, कुछ भी नहीं आया है, तो अब देखते हैं कि कब तक जो है फॉर्म रिलीज होता है। क्योंकि फरवरी ऑलमोस्ट जो है वो हम मिड फरवरी तक तो पहुंच गए हम लोग। तो गवर्नमेंट कितना टाइम देती है फॉर्म भरने को, क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है, तो अभी तक तो खैर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मान लो 0.1% संभावना है, 0.1% संभावना है कि एग्जाम की डेट यदि आगे बढ़ती है तो हमारा क्रैश कोर्स भी आगे बढ़ जाएगा। हम लोग एक रिवीजन और कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। एक बार जो बच्चा एनरोल करता है, जब तक कि उसका एग्जाम नहीं हो जाता है हम उसका हाथ नहीं छोड़ते। फोकस बैच के बच्चों को, टारगेट बैच के बच्चों को क्रैश कोर्स के लिए कोई अलग से फीस देने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी कोर्स में इंक्लूडेड है कि जब आपने फोकस बैच का सब्सक्रिप्शन लिया, जब आपने टारगेट बैच का सब्सक्रिप्शन लिया, तो आपका ऑलरेडी जो है वो उसमें क्रैश कोर्स जुड़ गया है। हाँ, जो लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भर रहे हैं ना, तो उनको इंस्टॉलमेंट जब तक उनकी पूरी वो फीस जो है वो पूरी नहीं आती तब तक इंस्टॉलमेंट भरनी होती है। जैसे सपोज कि 6,000 रुपये फीस थी तो 6,000 रुपये पूरी भर देंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट नहीं भरनी होती है आपको, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग फीस को इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं कई बार।
मैंने एकदम कहा आपसे कि जेन्यून है, बायोमेंटर जेन्यून इंस्टीट्यूट है। जो फीस लेते हैं उसका पूरा यूज बच्चों के लिए ही करते हैं, बचता है कोई प्रॉफिट तो बच्चों के स्कॉलरशिप में उसका यूज करते हैं, ठीक है। मतलब बायोमेंटर जो है वो एक प्रकार से नो प्रॉफिट के समान काम करता है, इसीलिए बहुत सारा बजट हमारा एडवर्टाइजमेंट का नहीं होता है, बहुत सारे फालतू खर्चे हम नहीं करते, बहुत सारे तमाशे नहीं करते हैं हमको, कि कारण ये कि वो तमाशों में पैसा खर्च होता है और उस पैसे से का इस्तेमाल हम बच्चों की एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। बायोमेंटर्स आपका अपना इंस्टीट्यूट है, इसलिए लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद कीजिए इसको, ताकि 11th के बैच में से इस बार हम लोग 2 ईयर्स का 11th का बैच लॉन्च कर रहे हैं, यानी बच्चों को सुकून से, सब्र से, घबराए बगैर पढ़ाना चाहते हैं कि तुम 11th से आओ हमारे साथ में, पूरा 11th से 12th तक पढ़ो, फिर 12th का पूरा नेक्स्ट ईयर पढ़ो, ठीक है। तो एक 11th का एक्सक्लूसिव 2 ईयर बैच लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसका भी एडमिशन मार्च में ओपन हो जाएगा। तो आपके आसपास जो बच्चे हो जो 11th की तैयारी कर रहे हो, 11th है 10th से 11th में पहुंचे हो, तो प्लीज उन्हें बताइए, क्योंकि देखो मैंने कहा ना आपसे कि मैं बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करूंगा तो बच्चों की स्कॉलरशिप मुझे कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि बच्चों तक पहुंच सके बायोमेंटर्स, ठीक है। और इसी प्रकार 12th का जो बच्चे 11th से हमारे यहाँ 12th में आए हैं, तो वो 12th जो उन्होंने 11th हमारे यहाँ पढ़ा है वो 12th हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव पढ़ पाएंगे, तो 12th का भी एक बैच सेम टाइम पर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बैचेज होंगे 11th और 12th के बैच होंगे, इसमें सारे फैकल्टी जो है पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। टारगेट बैच जो है वो एक्सक्लूसिव बैच होता है, जो 1 जून से शुरू होता है, उसमें फैकल्टी फिक्स होती है उसके अंदर, ठीक है। जैसे पूरा का पूरा जो है बायोलॉजी वाला हिस्सा जो है मेरी तरफ रहता है उसमें, ठीक है। बाकी सब चीज आपको पता ही है। टारगेट बैच तो 1 जून से होता है, 6 साल से 1 जून से शुरू हो रहा है वो, तो इस बार भी 1 जून से ही टारगेट बैच शुरू होगा वो। तो ये बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो आप में से कई बच्चे मुझसे चाह रहे थे। अब एक और मजे की बात बताता हूं आपको, मैं ना सोचा चलो आज आपसे बात ही कर लेते हैं। अभी मैं जब गोवा गया मैरिज में, तो मैं एक स्कैम में फंस गया। मैं आप बोलोगे सर कैसा स्कैम किया था मैक माई ट्रिप ने। मैक माई ट्रिप के थ्रू हमने होटल बुक किया, है ना। तो ये जो होटल वही था जहाँ पे फंक्शन चल रहा था, तो उस होटल को जनरली हम लोग क्या करते हैं जब फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं ना, तो 4 स्टार होटल हुआ, यदि हमारे बजट में है तो हम लोग 5 स्टार होटल भी कर लेते हैं, 4 स्टार होटल को बुक करते हैं, ठीक है, 3 स्टार होटल को बुक करते हैं, ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहें, है ना, और हम लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम लोग तो कुछ ज़्यादा सामान लेके चलते भी नहीं, सिर्फ थोड़े से कपड़े लेके जाते हैं। तो हमने मैक माई ट्रिप से एक होटल बुक किया, इवॉक प्रीमियम, जो कंडोलिम बीच के अंदर था, उसको मैक माई ट्रिप में दिखाया उन्होंने 4 स्टार होटल, चार्ज भी अच्छा खासा किया उन्होंने। तो हमने कहा चलो भाई 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 रात के लिए, वहाँ 3 नाइट्स के लिए वहाँ पे रुकेंगे, फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वहीं के वहीं चले जाएंगे, गाड़ी वाड़ी नहीं लगानी पड़ेगी। तो हमने वही होटल बुक कर लिया 4 स्टार समझकर। जब होटल पहुंचे रात को 12 बजे, तो वो फ्लाइट थी रात की, 12 बजे होटल पहुंचे, तो होटल ने बोला, पहले तो उसके रिसेप्शन में बोला कि आपकी तो बुकिंग ही नहीं है, जबकि हम ऑलरेडी पे कर चुके थे मैक माई ट्रिप को। फिर उसने 15-20 मिनट हम लोगों को खड़ा करके चेक में किया, फिर मालूम चला कि एक ईमेल आया था जिसको होटल ने पढ़ा ही नहीं कि बुकिंग है। फिर बोला ठीक है, वो कमरा तैयार करा देते। फिर 15-20 मिनट उसने कमरा तैयार किया, कमरे में बेड स्मेल, बाथरूम गंदे उसके। अब हम तो फंस गए, रात को 12:30 बजे, बच्चा साथ में, वाइफ साथ में। तो फिर हमने कहा चलो भी किसी तरह एडजस्ट करते हैं। फिर सुबह उन्होंने कुछ दुरुस्त किया, कमरे वमरे कुछ साफ माफ कराया, कुछ स्प्रे वगैरह किया, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं। 1-2 उन्होंने क्या किया, फ्लैट को होटल में कन्वर्ट कर दिया। जो फ्लैट होते हैं ना अपने 2 बेडरूम वाले फ्लैट, वो बिल्डिंग बनाई होगी फ्लैट बेचने के लिए, फ्लैट नहीं बिके तो उन्होंने होटल का नाम दे दिया उसको। अब वो होटल 4 स्टार लिख दिया। 3 दिन खाने से लेके हर चीज को लेके बहुत परेशान रहे। कोई फैसिलिटी नहीं होटल के अंदर, मतलब किसी को बुलाओ कुछ, मतलब कुछ नहीं। लेकिन चूंकि रिलेटिव थे, सब लोग वहीं रुके थे, तो चुपचाप से हम लोग अपना बर्दाश्त करते रहे। लेकिन बाद में फिर मैंने मैक माई ट्रिप में इशू को रेज भी किया मैंने कि भाई आपने गलत रेटिंग दिया हमको, उसके चलते हम लोग होटल में चले गए, पैसा भी ले लिया आपने हमसे। होटल वाला बोलता है कि साहब वो तो मैक माई ट्रिप अपना कमीशन ले चुका होता है, हमको क्या मतलब, हम तो है ही नहीं, हमने तो कभी बोले ही नहीं कि हम 4 स्टार हैं, हम तो नॉर्मल होटल है, बजट होटल है हम तो, ठीक है। तो बात वो नहीं है स्टार की कि भाई स्टार से कोई दिक्कत है, दिक्कत ये है कि गलत रिप्रेजेंटेशन। मेरा गुस्सा मैक माई ट्रिप पर इसलिए था कि वो उन्होंने अपने आप को गलत रिप्रेजेंट किया। आप जब ऑनलाइन बिजनेस में होते हैं ना, तो आपके जो प्रोमिसेस आप कर रहे हैं उनका बहुत वैल्यू होता है कि आपने क्या बोला है और वो डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि सामने कोई इंसान नहीं होता ना जिससे बात कर रहे होते हैं आप। तो वैसे में आप जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। जो आपके लिमिटेशन है वो बता दीजिए, जो आप सच्चाई है वो बताइए आप, जिससे कि लोगों का भरोसा बना रहे। खैर, भरोसे पे मुझे याद आया कि तोतों की आवाज सुन रहे हो तुम, ठीक है। तो ये जो पैरट्स हैं, ये पैरट्स को मैं रोज खाना देता हूँ, रोज मैं इनको खाना देता हूँ, पानी देता हूँ मैं सुबह शाम को। इनको ऑफिस से लौट के आके, ऑफिस जाने के पहले, अपना ब्रेकफास्ट करने के पहले इनको ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं। तो इन तोतों ने
इतना ट्रस्ट डेवलप कर लिया मेरे साथ में कि एक दिन क्या हुआ कि एक तोते ने, देखो इतना तेज होते हैं बर्ड, एक ने पिंजरे का एक हिस्सा ऊंचा किया, एक तोता बाहर निकल गया, फिर दूसरे ने बाहर से ओपन किया, दूसरे बाहर, दोनों तोते बाहर निकल गए और पिंजरे के ऊपर जाके बैठ गए। उड़े नहीं बाहर, वो बाहर उड़कर नहीं गए, वो पिंजरे के आसपास ही घूमते रहे। वो जब मेरा यहाँ पे कुक काम करता, वो आया, देख के उसे उड़ने लगे। मेरे यहाँ पे मेड काम करती, वो आई तो उसको देख के उड़ने लगे उधर, ठीक है। जब मैं आया ना तो पिंजरे पर शांत बैठे रहे। मैंने उनको बोला कि गो इनसाइड, गो इनसाइड। चुपचाप दोनों तोते पिंजरे के अंदर चले गए। तब मुझे लगा कि यार देखो, इतना छोटा सा प्राणी जो है वो इतना ट्रस्ट करता है कि मैंने बोला अंदर जाओ पिंजरे के, तो अंदर चले गए वो, और फिर मैंने लगा दिया उसको। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कई बार क्या होता है, हम कुछ करते रहते ना, उससे एक रैपो बिल्ट होता है। जबकि मैंने कभी तुमको 5 मिनट के ऊपर वक्त नहीं दिया होगा। सुबह खाना 2 मिनट बात करता हूँ कुछ उनसे, ऐसी नॉर्मल बात करता हूँ, कुछ बताता हूँ उनको, और फिर खाना डाल देता हूँ उसमें। तो फूड देते देते उनको लगा कि ये इनकी बात मानना है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तोते जो है कम से कम इतने दिन में मुझसे कनेक्ट हो गए। आप में से कई लोग कहते तोतों को साथ छोड़ दो उड़ा, वो बाहर निकल चुके थे, कहीं नहीं उड़े, वो पिंजरे के आसपास है, उनका जन्म वहीं हुआ है, तो उनको बाहर की दुनिया अनसेफ लगती, वो वहीं रहना चाहते हैं पिंजरे में। खैर चलिए, बहुत सारी बात नहीं, जो हम ट्रेवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कई बार हम स्कैम में भी फंसते हैं, कई बार लोगों से भी बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। तो खैर जो भी है, हर दिन जब किसी व्यक्ति से मिलते ना, तो एक नई चीज, नई सीख मिलती है हमको। तो लोगों से मिलकर सीखना कभी बंद मत कीजिए, सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।